अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर आप देखने जा रहे हैं आहान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रेड 10 मॉडल पेपर इसका 2027 का फिजिक्स का पेपर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपके पास a heart beater detector records 4320 counts per minute. If the detector generates 2 pulses per beat, determine the actual frequency of the heartbeat in hertz. फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले काउंट जो है वो पर मिनट में दिया हुआ है, इसको हम ज़रा हार्ट बीट्स के लेवल पे लेकर आते हैं, यानी कि हम पहले निकालते हैं हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, तो वो कितना होगा 4320 जो है काउंट्स पर मिनट हो रहे हैं और 2 पल्सेस पर हार्ट बीट है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2160। ये हो जाएगा मेरे पास हार्ट बीट पर मिनट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा हमें सेकंड्स में चाहिए होती है, तो इसलिए 2160 को आपने 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? कैलकुलेटर यूज करें तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और 36 हर्ट्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर सेकंड आ जाएगा ना, पर सेकंड बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एको इज अ रिफ्लेक्टेड साउंड बट नॉट ऑल रिफ्लेक्टेड साउंड्स आर हर्ड एज एकोज। डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में आपने ये स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है ये हम लिखते हैं अपने पास, नो क्या लिखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन ब्रेन रिटेन्स अ साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए वो साउंड रिटेन करता है। ठीक है, सो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, सो रिफ्लेक्टेड साउंड इज हेयर्ड, रिफ्लेक्टेड साउंड टेक्स एटलीस्ट 0.1 सेकेंड टू रीच आवर ईयर। ठीक है, टेक एटलीस्ट, तो इसलिए जो है वो 0.1 सेकेंड टू रीच ईयर, टू रीच आवर ईयर हो गया। ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, अगर मुझे टाइम डिले करना है टू अलाउ फॉर दिस टाइम डिले, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मस्ट बी 17 मीटर। ये फिक्स वर्ड है, ये याद रखना है हमने। दोबारा लिख देता हूँ 17 मीटर। ठीक है, ये होना चाहिए अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड इन द गिवन डायग्राम। हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है ये क्या है? एलईडी है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, और ये क्या होता है हमारे पास? फ्यूज होता है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द गिवन डायग्राम शोज द वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द डायग्राम। 3 नंबर है। अच्छा, एक नंबर में क्या पूछा? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज एट एंड्स ए एंड बी। अब ए एंड बी के एंड पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बी जो है वो बी की बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और आई हमारा करंट होता है। ये वाला बी तो पॉइंट्स हैं, ये ए और बी जो है वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आई करंट होता है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है? अगर मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ तो बी के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अपवर्ड है, ये ऐसे मूव कर रहा होता है, और ए के ऊपर डाउनवर्ड है। आपने ये 2 एरोज लगाना है तो आपको जो है वो 1 मार्क अवार्ड कर दिया जाएगा। 2 एरोज इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपके सामने लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो फ्लो कर रहा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पॉइंट कर रही होती है ऐसे, वो पॉइंट कर रही होती है नॉर्थ टू साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होती है, जो मैंने वहां पे
मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है कंपोनेंट लेबल एज 1 एंड 2। जो आपका 1 कंपोनेंट है, ये साइड पे जो ये इसको हम कहते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है, जो साइड पे लगे हुए होते हैं। और जो ये 2 लिखा हुआ है, ये दोनों ये बेसिकली डीसी, जब हम डीसी में बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्प्लिट रिंग होती है, ठीक है। तो आप इसको स्प्लिट रिंग्स लिख देंगे क्योंकि 2 है ना, इसलिए सही है, स्प्लिट रिंग्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, गिवन आर द ट्रुथ टेबल्स ऑफ 3 लॉजिक गेट्स। अब हमारे पास इनपुट्स दी हुई हैं और x1 हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट है। देखिए 0 0 पे वैल्यू 1 है, हमारा जो और गेट है वो 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, 1 1 पे भी 1 होता है, लेकिन 0 0 पे 0 होता है। इसका मतलब ये उसका उलट है, तो उसका और का उलट क्या होता है, नॉर होता है, ठीक है। ये और होता है ना, ये वाला और होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, सबका ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा गेट बताएं जिसका 1 1 पे जो है वो 0 देता है, 1 1 पे 0 हमारे पास जो आउटपुट देता है वो देता है नैंड गेट, ठीक है। अगर एंड लिखता हूँ यहाँ पे तो एंड में 0 0 0 और 1 होता है, ठीक है। एंड ऐसे होता है, 1 1 पे सिर्फ 1 देता है, तो नैंड क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। देख सकते हैं आप, इसका भी ऑपोजिट, इसका 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 सबका ऑपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपके पास कि अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके बाय द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहा है। अब जब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है हमारे पास, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम कहते हैं, उसका 4 और 2 होता है, 2 एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक मास है। अब जो भी पार्टिकल होगा उसका जो मास नंबर होगा वो 234 होगा, क्योंकि 4 में 234 ऐड करूंगा तो 238 आएगा, और 2 में 98 करूंगा तो 92 बनेगा। और इसका नाम है थोरियम, TH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्वेश्चन 7 में लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन। अच्छा, ये मैंने आपके लिए एक रे डायग्राम बनाई है। अब इस रे डायग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये रे डायग्राम बनती है कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, ये स्टेप 1 था, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे पॉइंट्स टेबल के ये सेंटर रखा। उसके बाद यू हैव रिटन F1, 2F1 लिखा आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने F1 एक साइड का F1 से रिप्रेजेंट करें, दूसरी साइड पे F2 और F1 का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम है, और 2F2 और 2F1 का जो डिस्टेंस है वो भी सेंटर से सेम है, ठीक है। उसके बाद 2F1 को आपने C1 कह दिया, 2F2 को आपने C2 कह दिया। अच्छा, आपने जो पॉइंट प्लेस किए हैं वो है F1 से पहले, तो उस पॉइंट को आपने, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को आपने रिप्रेजेंट किया AB से, ठीक है। और जो इमेज अब AB से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपका एरो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड हुआ, बिल्कुल सेंटर पे आ गया, और सेंटर से फिर आपने इसको पास कहाँ से होता है, ये फोकल लेंथ से पास होकर यूँ आगे तक चला गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए के ऊपर से एक आपने रूलर लिया और उसको सेंटर से पास करवाया, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से आपने पास करवाया, और वो लाइन पीछे चली गई। अब यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, तो आपने डॉटेड लाइन जो वो पीछे की तरफ ले गए, जिस पॉइंट दोनों एंड से, ये वाली रे से भी और ये वाली रे से भी, ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपने कह दिया ए बी। जो हाइट ए बी बेसिकली इज द हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज की हाइट है, ठीक है। और इस इमेज से आपके पास ये बेसिकली आपको ड्रॉ करना था यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स अवार्ड करेगा। उसके बाद इसका पार्ट बी है, या तो आपने ए करना था या बी करना, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब चार्ज पार्टिकल है, उसका मास गिवन है, m गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद इज ऑन द surface ऑफ द अर्थ एंड अनदर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव इट, ठीक है। mass given है, if the electrostatic force between two particles is equal in magnitude to the gravitational force between them, calculate the magnitude of the charge on each particle, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेट उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। हम पहले यहाँ पे मास की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10। इंश्योर करना है आपने कि आप जो साइंटिफिकली लिख रहे हैं, यानी कि आप उसमें गलती ना करें, जो साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं वैल्यूज, Fe जो है वो Fg के इक्वल है, ठीक है।
तो एफ ई क्या आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। और एफ जी क्या है, वो आपके पास है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर और आर स्क्वायर तो सेम ही है, तो इसको आपने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, दोबारा एक दफा देख लेते हैं। क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है, ठीक है। तो के, अच्छा ये के क्यू नो क्यू स्क्वायर होता है ना, क्योंकि कूलम लॉ जो होता है वो ये होता है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम एम अपॉन के हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जब हमने एम एम में हमारे पास दो मैसेज गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब ये जो m है और ये वाला m है, ये दोनों मैसेज m के हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक डेटा दोबारा एक दफा देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है, तो दोनों के मैसेज जो हैं वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन के हो जाएगा। तो दोनों अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर दूं, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर रूट जी अपॉन के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम करना है। क्यू लिखा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 लिखा, स्क्वायर रूट में क्या लिखा, वैल्यू गिवन है, ये जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, ठीक है। अब ये 9 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्कि ऊपर नहीं लेके जाते, उसको नीचे लेकर आ जाते हैं, पावर को नीचे लेकर आ जाते हैं, ताकि पावर को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10, और ये हो जाएगा 6.67 अपॉन 9 अंडर रूट कर लें इसका, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, 6.67 अपॉन 9 कर लीजिएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई जो रह गया वो ये रह गया कि 10 पावर माइनस 11 है, जब ये नीचे जाएगा तो 10 पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 20 का जब स्क्वायर रूट करूंगा, तो 10 की पावर 10 मेरे पास यहाँ बच जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 की पावर 10 बच जाएगा। अब ये 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर 10 है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 10 की पावर 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर माइनस 20, और 20 कैसा है, ये पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 10 है। ये पॉजिटिव 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। ग्रेड 10 के अंदर जो ये न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन को टेस्ट करें कि कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1.29। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, इवेलुएट द रोल ऑफ टेम्परेचर इन शेपिंग द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिक्स्ड रेजिस्टर, फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर। रोल क्या है टेम्परेचर का आपके पास, हम देखते हैं इसको। पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। पर दूसरे में कह रहे हैं, व्हाई डू दीज कंपोनेंट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इंक्रीज वोल्टेज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। ए का पार्ट 1 है, इसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टर की, सही है। अच्छा, फिक्स रेजिस्टर में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और आपके पास क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट आईवी की लाइन बनती है, ठीक है। इसका जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, फिलामेंट लैंप है। फिलामेंट लैंप है, अब इसमें क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, सही है।
इसकी वजह से क्या हुआ, थिन फिलामेंट जो है वो हीट अप हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजेस रेजिस्टेंस, कॉज जो आईवी है इसको क्या कर दिया उसने, कर्व कर दिया। अच्छा, उसके बाद तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट क्या था आपके पास, थर्मिस्टर का पॉइंट था, ठीक है। थर्मिस्टर का पॉइंट क्या है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। और करंट क्या होता है, इंक्रीजेस रैपिडली। इसकी वजह से क्या होता है, आईवी कर्व जो होता है वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ से बेंड हो जाता है, बेंड अपवर्ड्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या है इसका, अगला लिखा हुआ है, व्हाई डू दीज कंपोनेंट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इंक्रीजिंग वोल्टेज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस चेंजेस। इंक्रीजिंग वोल्टेज की वजह से हम क्या फर्क पड़ता है, अब ये भी हम करते हैं, हर किसी का अलग अलग लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, उसके बाद एक और पेज भी यूज कर लेंगे, मसला नहीं है, मतलब ये ए का पार्ट टू, ठीक है। अब इसमें भी हम वही बात करते हैं, पहले फिक्स रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, डज नॉट, इसके अंदर सिग्निफिकेंट हीटिंग नहीं हो रही होती, वोल्टेज इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इम्पैक्ट, ओके। उसके बाद है फिलामेंट, एज वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, विच रेजेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़े विच रेजेस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गई हमारी। और लास्ट में क्या है, थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जब वोल्टेज इंक्रीजेस तो उसमें क्या शुरू हो जाता है, इसमें सेल्फ हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, सही है, सेल्फ हीटिंग शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस, सही है, डिक्रीजेस रेजिस्टेंस, सही है, ओके। अब हम पार्ट बी देखते हैं, इसका पार्ट बी क्या है, यानी कि और है ना, या तो आपने ऊपर वाला करना था या तो आपने ये नीचे वाला और करना था। और क्या लिखा हुआ है, और मेरे पास एक न्यूमेरिकल सवाल नहीं है। A power generation station is located 200 kilometer away from Karachi. During long distance transmission, a significant amount of electrical energy is lost. Lost हुई है। Evaluate the role of transformer. ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है इस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, इसको हम लॉस को खत्म करने के लिए। अच्छा, चलो अपना आंसर सब लिखते हैं, एक नंबर का सवाल है तो एक ही पॉइंट बताएंगे। पार्ट बी क्वेश्चन का आंसर मार्क्स देख के लिखना है आपने, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं,
used at power station to drastically increase the voltage. Drastically increase voltage before transmission. उसकी वजह से क्या होगा कि पावर लॉस कम हो जाएगा बिफोर ट्रांसमिशन, टू मिनिमाइज, अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी चीज को, लॉस को मिनिमाइज करेंगे, टू मिनिमाइज पावर लॉस। ठीक है, ये तो हमने पहले का आंसर दे दिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वाई इज दिस मेथड इफेक्टिव फॉर पावर ट्रांसमिशन। ये जो आपने हमने लिखा मेथड है, कह रहे कि ये इफेक्टिव क्यों है। अच्छा, अब क्यों के आंसर तो देना पड़ेगा हमें, पॉइंट्स में देना पड़ता है आंसर। ठीक है, चलें अब आंसर लिखते हैं अपना। देखिए हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, इसका मतलब है फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ पावर इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन वोल्टेज using a step up transformer reduces करंट आई। ठीक है, करंट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पावर लॉस जो है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, जब हमारे पास करंट कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूं नीचे, रिड्यूसिंग करंट डिक्रीजेस पावर लॉस। अब देखें, पावर डिक्रीजेस पावर लॉस हो रहा है और करंट जो था ना वो स्क्वायर में था, इसकी क्या हो रही है, वैल्यू टू अ वेरी हाई वैल्यू जो है वो लॉस कम हो रहा है, टू अ वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, अब करंट कम है, इसकी वजह से क्या होगा, सिंस करंट इज लो, ट्रांसमिशन लाइंस डू नॉट हीट अप। सही है, वो हीट अप नहीं होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, दिस अलाउज कंपनीज होती हैं टू यूज थिनर केबल्स। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या होता है, एट कंज्यूमर एंड पे क्या होता है, अब हाई ट्रांसमिशन तो आ गया, अब वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स यूज हो रहे होते हैं जो हमारे घरों में भी बाहर लगे हुए होते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू सेफली रिड्यूस हाई वोल्टेज टू स्टैंडर्ड डोमेस्टिक, टू स्टैंडर्ड डोमेस्टिक लेवल। और डोमेस्टिक लेवल हमारे पास जो नॉर्मली होता है और 220 टू 240 होता है, कहीं पे 3 फेज होता है तो 440 भी होता है। ठीक है,